गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण। यानी आज हम देखेंगे कि ये तत्व कौन कौन से भौतिक गुण दर्शाते हैं। इसमें हम भौतिक अवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद में परमाणु आकार पढ़ेंगे, उसके बाद में गलनांक एवं क्वथनांक, फिर पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा, फिर ऑक्सीकरण अवस्था, विद्युत धनात्मक गुण या धात्विक गुण, घनत्व। उसके बाद हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक तत्वों के रासायनिक गुण। यानी ये जो 10 करैक्टर हैं, ये पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एस ब्लॉक तत्वों के रासायनिक गुण। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक तत्वों के पहले भौतिक गुण। भौतिक गुणों में पहला गुण है हमारा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी हम उसे फिजिकल स्टेट यानी फिजिकली किसी भी मेटल को देख के कैसे बता सकते हैं कि हाँ इसका कलर कैसा है, ये कठोर है या नहीं है। तो देखिए आपको दिख रहा है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें क्षार धातुएं लिखी हुई है और दूसरे बॉक्स में क्षारीय मृदा धातुएं लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षार धातुओं के भौतिक गुण यानी भौतिक अवस्था। तो देखिए क्षार धातुओं की भौतिक अवस्था में सबसे पहले है कि इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, NS1। यानी सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा इसका, NS1। इसके एस में हम एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। हाँ, जो एस ब्लॉक होता है उनमें से सिर्फ फ्रांसियम ही, मतलब एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें सिर्फ फ्रांसियम ही क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, बाकी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है सभी धातुएं चांदी के समान सफ़ेद होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि चमकदार होती है, नरम होती है, आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। तो ये हमारी भौतिक अवस्था हो गई क्षार धातुओं की। अब हम चलते हैं क्षारीय मृदा धातुओं की तरफ कि क्षारीय मृदा धातुओं की भौतिक अवस्था को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए क्षारीय मृदा धातुओं में सबसे पहले लिखा हुआ है कि बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, NS2। फिर है कि रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। हाँ, जो रेडियम है वो क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। उसके बाद में है ये सभी के सभी क्या होंगी, सफ़ेद रंग की होती है और ये धातुएं क्षार धातुओं की अपेक्षा कठोर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए कि क्षार मृदा धातुएं और क्षार धातुओं में से कठोर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्षार मृदा धातुएं क्षार धातुओं की अपेक्षा कठोर होती है। तो ये हो गई हमारी भौतिक अवस्था। अब हम नेक्स्ट गुण की तरफ चलते हैं जो है परमाणु आकार। अब हम चलते हैं परमाणु आकार में क्षार धातुओं की तरफ। तो देखिए जो परमाणु आकार होता है वो आपको 10th से ही पता होगा कि जब हम किसी P वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, कम होता है। तो जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का आकार क्या होगा, अपने आवर्त में सबसे बड़ा होगा, क्योंकि एस ब्लॉक से होते हुए डी ब्लॉक और पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो आकार में क्या आती है, कमी आती है। इसलिए जो एस ब्लॉक हो गया वो अपने आवर्त में सबसे बड़ा परमाणु आकार का हो गया। अब हम बात करते हैं अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चले पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, तो आपको पता है ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एक अतिरिक्त कक्ष बढ़ जाता है। एक अतिरिक्त कक्ष बढ़ जाने के कारण आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम सबसे छोटा, फिर सोडियम बड़ा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। यानी सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो गया, सीजियम, और सबसे छोटा कौन हो गया, लिथियम। अब हम चलते हैं परमाणु आकार क्षारीय मृदा धातुओं की तरफ। तो देखिए जो क्षारीय मृदा धातुएं होती है वो बेरिलियम से स्टार्ट होती है। तो अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे, बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की तरफ, तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पर आकार में हमेशा वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेरिलियम से बेरियम तक क्रमागत क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद अगर हम तुलना करें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, तो जो सेकंड ग्रुप की जो मृदा धातुएं होती है उनका आकार फर्स्ट समूह तत्वों से छोटा होता है। आपको पता है लेफ्ट राइट जाएंगे तो आकार क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप का तो आकार क्या हो गया, बड़ा, और सेकंड ग्रुप का आकार क्या हो गया, छोटा। तो अब हम चलते हैं दोनों आकार की
तुलना करते हुए कि कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे। देखिए आपको दिख रहा है कि दोनों, अगर हम आकार की बात करें, दोनों ग्रुप के तत्वों के आकारों की बात करें तो सबसे छोटा कौन होता है? बेरिलियम। बेरिलियम से बड़ा कौन होता है? लिथियम। लिथियम के बाद कौन होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद सोडियम। सोडियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम। फिर वापस चला जाता है, बड़ा कौन होता है? पोटेशियम। पोटेशियम से बड़ा कौन होता है? रुबिडियम। और सबसे बड़ा कौन होता है? सीजियम। इसका मतलब सबसे बड़ा सीजियम है और सबसे छोटा बेरिलियम है। तो ये हो गया यहाँ पे परमाणु आकार फिनिश। अब हम बात करते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। अब इनमें हम पहले देखते हैं कि क्षार धातुओं का गलनांक व क्वथनांक कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए जो गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं वो परमाणुवीय आकार पर डिपेंड करते हैं और जो मेटल ने बंध बनाया है उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि जो क्षारीय धातुएं होती हैं वो क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में बड़ी आकार की होती है। तो अब खुद आप सोचिए कि जब आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को निकलने में बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर पर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो गलनांक व क्वथनांक वहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी जो क्षार धातुएं होती हैं उनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में। और कम होने का कारण क्या था? परमाणुवीय आकार बड़ा व बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन के कारण दुर्बल धात्विक बंध। जितना ज़्यादा बॉन्ड कमज़ोर होगा गलनांक व क्वथनांक उतने ही कम होंगे। अब हम देखते हैं कि क्षार धातुओं के गलनांक व क्वथनांक का अवरोही क्रम क्या है, यानी घटता हुआ क्रम क्या है। तो हमें पता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो आकार में क्या होती है? वृद्धि। और अभी अभी मैंने बताया जब आकार बढ़ेगा तो गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे? कम होंगे। यानी सीजियम सबसे बड़ा था तो सीजियम का आकार बड़ा होने के कारण सीजियम का गलनांक सबसे कम होगा। तो देखिए लिथियम का गलनांक सबसे ज़्यादा हो गया फर्स्ट ग्रुप में, उसके बाद में कम होता होता सीजियम का गलनांक सबसे कम हो गया। यानी गलनांक व क्वथनांक सीजियम का सबसे कम है और लिथियम का फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक व क्वथनांक की। तो देखिए ये जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो क्षार धातुओं की तुलना में थोड़ी छोटी होती है तथा 2 इलेक्ट्रॉन रखती है। 2 इलेक्ट्रॉन रखने के कारण इनमें क्या होती है? थोड़े से बॉन्ड मजबूत होते हैं। यानी जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसकी तुलना में यहाँ पे बॉन्ड क्या होता है? थोड़ा सा मजबूत होता है। मजबूत बंध के कारण गलनांक व क्वथनांक भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं? उच्च हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक का अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। उनके ही जो मेटल्स होती हैं यानी बेरिलियम से लेके बेरियम तक उनका जो गलनांक क्वथनांक है उसका क्रम क्या होगा। तो देखिए जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं यहाँ पे अलग अलग क्रम से समझाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेरियम का जो गलनांक होता है होना तो क्या चाहिए था? सबसे कम होना चाहिए था। बट यहाँ पे मैग्नीशियम का गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है तथा बेरिलियम का गलनांक क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपको सीरीज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला है। बच्चे क्या करेंगे? बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम पूरा घटता हुआ ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम को क्या करना है? सबसे कम गलनांक का रखना है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वथनांक की। तो देखिए क्वथनांक होता है वो क्या होता है? बेरिलियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद में क्या होगा? बेरियम का। यहाँ पे भी क्या है? अपवाद है। उसके बाद में कैल्शियम का, उसके बाद में स्ट्रोंशियम, सबसे लास्ट मैग्नीशियम। यानी यहाँ पे गलनांक का क्रम भी अलग होगा, क्वथनांक का क्रम भी अलग होगा। तो ये क्रम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक क्वथनांक को देख लिया और क्षारीय धातुओं के गलनांक क्वथनांक को देख लिया। अब हम समझते हैं कि ये गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं। तो ये धात्विक बंध के सामर्थ्य के समानुपाती होते हैं और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा। देखिए जो क्षारीय मृदा धातुएं थी उनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे गलनांक क्वथनांक क्या हो गया? ज़्यादा। अब हम बात करेंगे आयनन ऊर्जा की नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।